Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about translate. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी वाक्यों को संस्कृत में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है। तो अनुवाद के नियम, अर्थात आज हम अनुवाद के नियम के बारे में जानेंगे। तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है शब्दों की। हमें शब्द जिसको हम पद बनाएंगे तो हमें शब्द शक्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात बहुत सारे शब्द हमारे पास हो, उसका पर्यायवाची भी हम लोगों को आना चाहिए। हिंदी के साथ साथ सेकेंड बात यह है कि हिंदी के साथ साथ संस्कृत की भी ग्रामर की हमें जानकारी हो। मतलब अगर हम संस्कृत ग्रामर को जानेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास शब्द शक्ति है, बहुत सारे शब्द भंडार हैं, तभी हम उसका अनुवाद कर पाएंगे। तो फर्स्ट तो हम लोगों को चाहिए शब्द भंडार, अर्थात शब्दों के संस्कृत अर्थ, अर्थात बहुत सारे संस्कृत में शब्द चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए व्याकरण का पूर्ण ज्ञान, मतलब हमें व्याकरण का ज्ञान हो। इसमें आप लोगों का शब्द रूप आना चाहिए, धातु रूप आना चाहिए, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय और जितने भी ग्रामर से है, संधि, समास, धातु रूप, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, तभी आप उसका ट्रांसलेट अर्थात अनुवाद संस्कृत में कर सकते हैं। कारक भी आना चाहिए, विभक्तियाँ, कारक, यहाँ तक कि उपपद विभक्तियों का भी पूर्ण ज्ञान हो। और इसमें वचन, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन का पूर्ण ज्ञान हो। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का विशेष ध्यान देना पड़ता है, जबकि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग रहने का कोई विशेष नियम नहीं है कि यह स्त्रीलिंग है, यह पुल्लिंग है, यह नपुंसकलिंग है, बल्कि वह तो बार बार के अभ्यास से ही हमें पता चलता है कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग का है बोल करके। तो इस हिसाब से हमें ग्रामर का पूर्ण ज्ञान हो, बार बार आप अभ्यास किए हुए हो। उसके अलावा आपके पास अगर शब्द भंडार हैं तो उस हिसाब से ही आप उसका अनुवाद कर पाएंगे। तो चलिए आज मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को कुछ वाक्यों के संस्कृत में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। तो देखिए, मैं ली हूँ सिर्फ एक धातु रूप लट लकार का, वर्तमान काल का, आप ऋट लकार का, लंग लकार का, जो भी है उसको ले सकती हैं। तो देखते हैं धातु रूप पहले मैं ली हूँ। तो देखिए, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन रूप में प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का और उत्तम पुरुष का। तो प्रथम पुरुष का अति, अतः, अंति, असि, अथ, अत, आमि, आवह, आमः। तो इसके बेस पर देखिए हम लोग लट लकार का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्यों के संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे। लट लकार का प्रयोग करके, तो जैसे खाता है, जाता है, या फिर तो बोल सकते हैं पढ़ता है। इस हिसाब से जाता है लट लकार के लिए ही मैं आज बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोई कर्ता ले लेती हैं। कर्ता के रूप में सबसे सिंपल में हम एक बालक ले लेती हैं। तो बालक हमारा यह कर्ता हो गया जो भी किसी भी कार्य को करेगा। अब एक हम लोग ले लेते हैं धातु, पढ़ना, लिखना, जाना, आना। तो सबसे सिंपल ले लेती हैं पठ धातु। पठ मतलब होता है पढ़ना, तो धातुओं का भी ज्ञान हो, जैसे पढ़ना। तो सबसे सिंपल लट लकार का हम लोग प्रयोग करते हुए ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हिंदी वाक्यों का संस्कृत में ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। पठ हमारा एक धातु है, पठ मतलब पढ़ना। उसमें पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः का जो धातु रूप है उसका प्रयोग करते हुए हम कुछ वाक्य का निर्माण करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ले ली हूँ कर्ता, बालक। अब बालक है, उसका हमें कारक भी पता होना चाहिए, कौन सा कारक, और वचन, लिंग वगैरह सबको। तो चलिए बालकः, एक हम लोग पद ले लिए हैं, बालकः, जो कि क्या करता है, पढ़ता है। एक बालक पढ़ता है, एक वाक्य है बालक पढ़ता है या एक बालक पढ़ता है। बालक पढ़ता है या एक बालक पढ़ता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बालक पढ़ता है। सबसे सिंपल उदाहरण, बालक पढ़ता है। अगर इसको हम लोगों को ट्रांसलेट करना है तो बालक, ये लट लकार का है, तो लट लकार का जो है हम लट लकार के नियम के अनुसार इस धातु रूपों का प्रयोग करेंगे। मतलब पठ धातु के साथ इनको ऐड करते जाएंगे। अगर हमें ऋट लकार की आवश्यकता है भविष्य काल में कि वह पढ़ेगा बोलते हैं, तो हम उसके लिए इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यति, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। अगर लंग लकार है तो लंग लकार के प्रत्यय अतताम अन वाला प्रयोग करेंगे। अगर लोट लकार
है तो लोट लकार का प्रयोग करेंगे, और विधिलिंग लकार के वाक्य अगर हमें बनाना है तो विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे सिंपल दृष्टि से आज मैं आप लोगों को सिर्फ लट लकार का ही समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए बालक पढ़ता है, तो बालक एक बालक है, यहाँ पर बालक पढ़ता है एक बालक के लिए। तो देखते हैं हम लोग एक बालक के लिए पहले प्रयोग करते हैं, तो यह हो जाएगा बालकः, और पठ में अगर अति डालते हैं तो यह हो जाएगा पठति, बालकः पठति। इसी प्रकार से अगर हम दो बालक को ले लेते हैं तो यह हो जाएगा बालकौ पठतः, अर्थात दो बालक पढ़ते हैं। तो देखिए इन्हीं का प्रयोग होता जा रहा है, अति अत अंति, पठति पठतः पठन्ति। तो हमारे पास जो कर्ता है, बालक एक कर्ता है, तो इसके पहले हम लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि यह जो बालक है वो कौन से पुरुष के अंतर्गत आता है, या प्रथम पुरुष का है, कि कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष का है, या मध्यम पुरुष का है, या उत्तम पुरुष का है। तो कर्ता, इसके लिए हमें सबसे पहले पुरुष का ज्ञान हो कि कौन सा जो कर्ता है वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, कौन मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, और कौन उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। तो देख लेते हैं जो बालक है वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, मतलब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सामने वाले को तुम बोल करके बात करेंगे तो वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अगर मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आऊँगी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ तो मैं ही यहाँ पर उत्तम हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आऊँगी। तो मैं, हम दो या हम सब जो हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अगर मैं आपको तुम बोल देती हूँ तो तुम दोनों तुम सब बोलती हूँ तो वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और हम किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप सामने वाले को अगर तुम ना बोल करके हम अगर आप बोल देते हैं तो वह भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं जो बालक है वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा, प्रथम पुरुष के अंतर्गत। और जो बालक है वो एक बालक है तो बालकः, एक बालक बालकः। तो इस हिसाब से एक वचन के रूप में हम लोग अति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बालकः पठति, तो फर्स्ट लाइन पे हम लोग किसी तीसरे के लिए प्रयोग करेंगे, जैसे बालकः किसी तीसरे, किसी अन्य के बारे में अगर हम बात करेंगे, बालक, राम, श्याम, मोहन, वृक्ष, पेड़ पौधे, जिसके बारे में भी अगर किसी के बारे में बात करती हैं तो उसके लिए हम लोग प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग हम त्वम के लिए करेंगे, त्वम मतलब तुम दोनों, तुम सब के लिए। अगर हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं तो अहम, अहम मतलब होता है मैं, तो मैं के लिए हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से एक वचन देखिए, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अगर दो बालक पढ़ते हैं तो यह हो जाएगा बालकौ पठतः। अगर बहुत सारे बालक पढ़ते हैं तो यह हो जाएगा बालकाः पठन्ति। यहाँ पर देखेंगे बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। अब यहाँ पर अगर हम कर्ता को चेंज कर देते हैं तो जैसे देखिए कर्ता को चेंज कर देती हूँ, बालिका पठति, और फिर बालिके पठतः, बालिका बालिके, और फिर उसके बाद आता है बालिकाः, बालिका बालिके, बालिकाः। देखिए एक वचन के रूप में हम लोग एक वचन का प्रयोग किए हैं, द्विवचन के रूप में द्विवचन का, और बहुवचन अर्थात कर्ता के अनुसार ही हम क्रिया का रूप चला रहे हैं। बालिका पठति, बालिके पठतः, बालकाः पठन्ति। अगर हम नपुंसकलिंगी कुछ कर्ता लेते हैं, जैसे चक्रम, चक्र जो है वह चलता है, तो चक्रम चलति, फिर चक्रे चलतः, और चक्राणी चलन्ति। तो इस प्रकार से हम नपुंसक लिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे फलम फले फलानी, फल के समान इसका रूप चलता है। बालक का देखेंगे तो पुल्लिंग में बालकः, बालकौ और बालकाः, यह स्त्रीलिंग का है। और इसी प्रकार से जो भी कर्ता आपको लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी आप कर्ता लेंगे उसका शब्द रूप आपको पता होना चाहिए, वो कौन से लिंग का है वो भी पता होना चाहिए, और वह कौन से पुरुष का है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बालिका पठति, बालिके पठतः, बालिकाः पठन्ति। एक बालिका पढ़ती है, दो बालिकाएं पढ़ती हैं, और बहुत सारी जो बालिकाएं हैं वे पढ़ती हैं, या तीन चार जो भी है। अब देखिए चक्रम चलति, एक चक्र चलता है, चक्र चलता है, दो चक्र चलते हैं, चक्राणी और चलन्ति, तो बहुत सारे चक्र चलते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर हम लोग कुछ और भी ऐड कर सकते हैं बीच में। आपको अगर कारक विभक्ति पता है तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सभी विभक्ति
विभक्तियों के अनुसार यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर तो अव्यय शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बालिका, यहाँ पर देखिए कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ। बालिका कुत्र पठति, बालिका कहाँ पढ़ती है। बालिके कुत्र पठतः, दो बालिकाएं कहाँ पढ़ती है। बालिका कुत्र पठन्ति, बहुत सारी बालिकाएं कहाँ पढ़ती है। चक्रम कुत्र चलति, चक्र कहाँ चलता है। चक्रे कुत्र चलता है, चक्र और दो चक्र कहाँ चलते हैं। और चक्राणि कुत्र चलन्ति, बहुत सारे जो चक्र है वे कहाँ चलते हैं। अगर हम इसके बेस पर अगर इसको अलग करना चाहें, जैसे विद्यालय, यह विद्यालय, विद्यालय अर्थात विद्यालय में सप्तमी विभक्ति एक वचन। बालिका विद्यालय पठति, बालिका विद्यालय में पढ़ती है। बालिके विद्यालय पठतः, दो जो बालिकाएं हैं वे विद्यालय में पढ़ते हैं। बालिकाः विद्यालय पठन्ति, बहुत सारी जो बालिकाएं हैं वे विद्यालय में पढ़ती हैं। अब चक्रम विद्यालय चलती, चक्र जो है विद्यालय में चलता है, या फिर तो और जहाँ पर भी आप चलाना चाहें वहाँ उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को शब्द भंडार की आवश्यकता है। जब भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे शब्द भंडार चाहिए, प्लस ग्रामर का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी आप सही उसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बालिका है, इसको राम कर सकते हैं। रामः विद्यालये पठति, राम विद्यालय में पढ़ता है। अगर जैसे भोजन करता है या खाता है, बोल सकते हैं रामः फलम खादति, राम फल को खाता है। रामः फलम खादति, किसको खाता है। राम फल को खाता है या राम फल खाता है। बालिके फलम खादतः, अगर दो बालिके हैं तो बालिके फलम फिर खादता हो जाएगा, तो दो बालिकाएं जो है वे फल को खाती हैं। बालिकाः फलम खादन्ति, तो बहुत सारी जो बालिका हैं वे फल को खाती हैं। तो इस प्रकार से हम धातुओं को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी धातु जो भी क्रिया है उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर कर्ता को हमको चेंज करना है तो कर्ता को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कर्ता तो हमारे पास तीन ही प्रकार के होते हैं। एक तो प्रथम पुरुष के कर्ता रहेंगे, जो हम किसी थर्ड तीसरे के बारे में बात करेंगे। एक तो मध्यम पुरुष का कर्ता रहेगा, तुम दोनों, तुम सब, और एक रहेगा उत्तम पुरुष का कर्ता, जैसे मैं, हम दो, हम सब। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अहम अर्थात मैं। उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे, तो उत्तम पुरुष में खुद स्वयं को बोला जाता है, क्योंकि बोलने वाला, जैसे मैं बोलने वाली हूँ तो मैं अपने आप को उत्तम मानूंगी, तो मैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आती हूँ। अगर मैं आपको तुम बोल देती हूँ तो तुम दोनों, तुम सब बोलती हो तो वे मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और प्रथम पुरुष, हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे आप भवतः मतलब होता है आप, भवतः या भवती स्त्रीलिंग के लिए भवती प्रयोग किया जाता है, तो भवतः या भवती आप बोल दिए तो आप अगर बोल दिए तो वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब आता है, और उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम दो और हम सब आएंगे। उसी प्रकार से एक वचन जो है किसी एक संख्या को व्यक्त करेगा, द्विवचन किसी दो संख्या को व्यक्त करेगा, और बहुवचन अगर दो से अधिक है तो वह बहुवचन को सूचित करेगा। इस प्रकार से, और अगर कर्ता, आप जो भी कर्ता ले रहे हैं उसका आपको शब्द रूप भी याद होना चाहिए। जैसे बालक का, बालिका, मुनि, अकारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, जो भी जितने भी आप जिस हिसाब से कर्ता लेंगे उसका पूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद आपके पास शब्द भंडार हो, अव्यय हो, उपसर्ग, सभी का ज्ञान भी आवश्यक है। राम फलम खादति, राम फल को खाता है। बालिके फलम खादतः, जो दो बालिकाएं हैं वे फल को खाती हैं। अब देखते हैं, कुछ अभ्यास कर लेते हैं। रामः फलम खादति, राम फल को खाता है। अगर इसको हम लोग और भी कोई भी कर्ता ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं सिंपल ली हूँ, रामः फलम खादति, राम फल को खाता है। यहाँ पर अगर हम इसको द्विवचन करेंगे तो रामौ और फलम, अगर एक फल है तो फलम हो गया, दो फलों को खाएंगे तो फले, और बहुत सारे अगर फलों को हम लोग को खिलाना है तो फलानी प्रयोग कर सकते हैं। तो रामौ फलम और खादतः हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया भी ऐड होती जा रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ कर्तृवाच्य के वाक्य पढ़ रहे हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस ही लिए हैं। रामौ खादतः, अगर ध्यान देंगे जैसे राम है तो रामः एक फल को खाया तो फलम लिख दिए। अगर बहुत सारे फल को खाता है तो यहाँ पर हो जाएगा फलानी, मतलब बहुत सारे फल को, और यहाँ पर भी खादती ही होगा। यहाँ पर खादती, क्योंकि खाने वाला जो है वह क्या है,
एक वचन है। तो यहाँ पर कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार ही क्रिया का वचन और लिंग होगा कर्तृवाच्य में। मतलब आपको और ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देना है कि आपको वाच्य का भी पूरा ज्ञान हो कि किस प्रकार से किस प्रकार का वाक्य है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी, कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बालकेन पाठः पठ्यते, बालकेन पाठः पठ्यते। तो यहाँ पर देखेंगे पाठा है तो पठ्यते हो गया है, यह बालकेन तृतीय विभक्ति है। तो यहाँ बालकेन के हिसाब से यह जो क्रिया का रूप है वो नहीं हुआ है, बल्कि पाठ एक कर्मवाच्य का वाक्य है। तो कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया चलती है। जैसे पाठा है तो पठ्यते, अगर पाठव कर देते हैं तो यह हो जाएगा पठ्यते। तो देखिए अते अते अंते असे थे अध्रे ए आवहे आमहे। मतलब आपको धातु रूप भी पूरा याद होना चाहिए, परस्मय पद का, आत्मनेय पद का और उभय पद का। तो देखते हैं बालकेन पाठव पठ्यते, बालकेन पाठव पठ्यते, बालक के द्वारा पाठों को पढ़ा जाता है। तो इस हिसाब से यह नियम जो है वो अलग हो गया। तो इसके लिए आपको वाच्य की भी आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे, और उस हिसाब से उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे रामः फलानी खादति, आप सिंपल वाला उदाहरण फिर से ले लेते हैं। बालक पढ़ता है, जैसे बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, बालक पढ़ता है बालकः पठति, दो बालक पढ़ते हैं बालकौ पठतः, बालकौ पढ़ता, और बहुत सारे बालक पढ़ते हैं तो बालकाः पठन्ति। अगर तुम बोलते हैं तुम पढ़ते हो, तो इस हिसाब से देखिए तुम कर्ता हमारा तुम है, तो तुम आता है मध्यम पुरुष के अंतर्गत। तो देखिए तुम का लिख देते हैं त्वम, और पढ़ते हो तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का है तो असी हो जाएगा, और एक है तो एक वचन। तो इसके हिसाब से पठसि, त्वम पठसि, तो तुम पढ़ते हो। अगर द्विवचन लेंगे तो तुम पढ़ते हो, अगर द्विवचन हम लेते हैं इसको त्वम का, तो इस हिसाब से ये भी द्विवचन रूप हो जाएगा। जैसे पठतः, अगर कर्ता को हम बहुवचन रूप ले रहे हैं तो यह भी पठत हो जाएगा। तो देखिए त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। उस प्रकार से अगर अहम मैं पढ़ती हूँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं रोती हूँ या मैं जागती हूँ, जो भी मैं बोलना चाहूँ। तो देखिए जैसे मैं जाती हूँ, तो देखिए मैं के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे अहम, मैं के लिए प्रयोग करेंगे एक वचन है तो यह हो गया अहम, और जाती हूँ तो आमी, तो गच्छ मतलब जाना, तो इस प्रकार से यह हो जाएगा गच्छामि, अहम गच्छामि। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अनुवाद कर सकते हैं। अहम गच्छामि, अहम के बाद आता है आवाम, अहम आवाम वयम। तो अहम के बाद आवाम गच्छावः और वयम गच्छामः, अहम आवाम वयम। मतलब बोलने का अर्थ है कि जब भी आप ट्रांसलेट करोगे तो आप लोगों का लिंग वचन पुरुष के साथ साथ आप लोगों को सर्वनाम रूप भी याद होना चाहिए। सर्वनाम रूप जो कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में कुछ सर्वनाम जो है वे चेंज भी हो जाते हैं। उसके लिए आप लोगों को जैसे सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्याम, तैः तस्मै ताभ्याम, तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम, तेभ्यः तस्य तयोः तासाम तस्मिन् तयोः तेषु, उसी का अगर स्त्रीलिंग में वह का प्रयोग करेंगे तो साते ताः, तामते ताः, तय ताभ्याम ताभि, इस प्रकार से वह क्या है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में चेंज होता जाता है। जैसे नपुंसक लिंग की बात करें वह के लिए तो तत्ते तानी का प्रयोग किया जाता है, तत्ते तानी तेन ताभ्याम तैः। तो इस प्रकार से आपको पूरा संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान हो, उसमें धातु रूप, शब्द रूप, शब्द शक्ति, हर प्रकार का जितना भी आप लोगों का संस्कृत ग्रामर आपको पढ़ाया गया है या पढ़े होंगे या बुक पर देखेंगे कि उसमें संधि, समास, धातु रूप, शब्द रूप, अव्यय, उपसर्ग, निपात,
विभक्ति, उपपद विभक्ति आदि पूर्ण ज्ञान हो तभी आप उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे मैं जाती हूँ अहम गच्छामि, और हम दो जाते हैं आवाम गच्छावः, और हम सब जाते हैं वयम गच्छामः। अब देखिए आप इसको अलग प्रकार से भी चेंज कर सकते हो। अहम कुत्र गच्छामि, मैं कहाँ जाती हूँ। आवाम कुत्र गच्छावः, हम दो कहाँ जाते हैं। अगर देखिए अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय में जाती हूँ, अहम विद्यालय गच्छामि, मतलब यहाँ पर जो है आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इधर इधर जो भी ऐड करना है तो उसके लिए शब्द भंडार की आवश्यकता है और धातु रूप का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने अनुवाद के कुछ नियम ही देखे हैं। अगले वीडियो में अनुवाद के और बहुत सारे नियम, अनुवाद के नियम मतलब अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से कैसे ट्रांसलेट करें, उसका अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ से हमारा आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू।